ओ दीदी चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कल हम लोग ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन, और आज हम लोग देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम कैपेसिटर्स को लाइन से जोड़ते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखिए कि कैसे उनको कंबाइन करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हो गया आपका एक कैपेसिटर, उसकी एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ये हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये हो गया तीसरा कैपेसिटर, है ना। तीनों कैपेसिटर की पहली 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 प्लेट को आप जोड़ दीजिए किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दो। मान लीजिए पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए, और यहीं से आप उसको प्लस क्यू चार्ज देंगे। ठीक है, यहीं से कौन सा चार्ज देंगे, तो जब आप इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे ना, तो क्योंकि यहाँ से तीन रास्ते बट गए, तीनों रास्ते आपको अलग अलग कैपेसिटर तक ले जा रहे हैं, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है, तो हर कैपेसिटर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें से चार्ज को रखेगा, यानी ये क्यू चार्ज इनकी कैपेसिटी के हिसाब से इन सब में बटेगा। बात समझ में आ रही है? कल का फोटो और आज का फोटो में आपको मैं उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या है। कल हमने जब कैपेसिटर्स को सीरीज ऑर्डर में जोड़ा था, सीरीज ऑर्डर में जोड़ने से क्या है, आप एक बार चार्ज देते हैं किसी एक पहले वाले कैपेसिटर को, और फिर उतना ही चार्ज इंडक्शन के द्वारा आगे बढ़ता जाता है, यानी कि सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर सभी कैपेसिटर्स में चार्ज की मात्रा समान रहती है। समझ में आया क्या बोला मैंने? सीरीज ऑर्डर में जब हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो चार्ज की वैल्यू सब में सेम रहती है, क्योंकि चार्ज आपने दिया पहले कैपेसिटर को, उसकी पहली प्लेट को, और आगे जो बढ़ता है वो इंडक्शन के द्वारा उतना चार्ज बाकी सब में चला जाता है। इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसलिए चार्ज सब में कॉमन था Q, और सब में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, V1 V2 V3 लेते याद करो। इसको याद रखना है कि सीरीज ऑर्डर में क्या चीज़ कॉमन रहती है, क्या क्या चीज़ अलग अलग रहती है। अब देखते हैं पैरेलल ऑर्डर में क्या चीज़ कॉमन रहती है, क्या क्या चीज़ अलग अलग रहती है। तीनों कैपेसिटर्स की दूसरी प्लेट को मैंने जोड़ दिया एक दूसरे पॉइंट से, इस पॉइंट को आप बी नाम कह दो, ठीक है, पॉइंट बी, और ए हो गया। जब आप यहाँ से प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये तीनों कैपेसिटर्स में उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में, कैपेसिटेंस के हिसाब में वो ये चार्ज बढ़ जाएगा। मान लो इसको मिला Q1 चार्ज, इसको मिला Q2 चार्ज, और इसको कितना मिला मान लो, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। मान लो इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी C2 और इसकी C3। समझ में आया कि नहीं? तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, चार्ज बढ़ गया तीनों में, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा चार्ज रख पाएगा, सीधी सी बात है। आओ भाई, अब क्या होगा सुनो, जब आप प्लस की चार्ज दोगे तो ये प्लस 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 प्लस, इसमें भी प्लस 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 प्लस, इसमें भी प्लस 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 प्लस, और इंडक्शन के द्वारा इनकी दूसरी प्लेट पे माइनस 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 माइनस, और दूसरी तरफ प्लस 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 होगा, लेकिन दूसरे सिरे को तुम एक साथ जोड़ करके अर्थिंग करती हो। समझ आए? तो इसलिए उस तरफ वाला प्लस आपको नहीं दिख रहा है, वो अर्थ में चला गया। और एक मस्त वाली बात सुनो, मस्त वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो तीन कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन ये तीनों के तीनों कैपेसिटर्स को अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर आपने तो तीनों कैपेसिटर्स को पॉइंट ए और बी के बीच में ही जोड़ा है। अब देखो, पॉइंट ए और बी के बीच में ही बाकी पूरे कैपेसिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब केवल इसको देखो और इसको देखो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये भी कैपेसिटर है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये भी कैपेसिटर है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये भी कैपेसिटर है। इसलिए इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों के बीच में। यानी कि पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने पर, कौन से ऑर्डर में, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर
तीनों कैपेसिटर्स के प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जैसा रहता है, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स की प्लेटों को आपने एक कॉमन पॉइंट से जोड़ रखा है। अब देखो ना, इनकी तीनों प्लेट अलग अलग बिंदु से जुड़ी है कि नहीं? तीनों कहाँ से जुड़ी है? पॉइंट ए से। उधर की तीनों कहाँ से जुड़ी है? सीधी सी बात है। इसका मतलब पॉइंट ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होगा, फिक्स होगा। जबकि सीरीज ऑर्डर में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। याद है कल हमने जो पढ़ा था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1, इसका V2 और इसका इनकी दोनों प्लेटों के बीच V3 पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी दोनों प्लेटों के बीच V2 पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी दोनों प्लेटों के बीच V1 पोटेंशियल डिफरेंस। और आज तीनों कैपेसिटर्स के प्लेटों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V फिक्स रहेगा, बटेगा क्या चीज? चार्ज। कल चार्ज फिक्स था, ये आपको याद रखना है कि सीरीज ऑर्डर में क्या चीज फिक्स रहता है और क्या चीज बढ़ता है, और पैरेलल ऑर्डर में क्या चीज फिक्स रहता है और क्या चीज बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीरीज ऑर्डर में चार्ज सब में एक जैसा था, एक समान था, क्यू चार्ज था, और पोटेंशियल डिफरेंस सब कैपेसिटर्स के प्लेटों के बीच अलग अलग था। और पैरेलल ऑर्डर में क्या चीज रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चाहे आप 300 जोड़ दो आप, अगर आप 300 कैपेसिटर भी जोड़े हो तो क्योंकि उनकी पहली प्लेट को आप एक फिक्स कॉमन पॉइंट से जोड़े हो, दूसरी प्लेटों को भी एक ही फिक्स कॉमन पॉइंट से जोड़े हो, इसलिए उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सभी कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? और चार्ज अलग अलग। हाँ, एक यहाँ से चार्ज दे रहे हो, 3 रास्ते बढ़ गए। जब रास्ते बढ़ते हैं ना तो चार्ज बढ़ता है। कल रास्ते नहीं बढ़े थे, एक ही लाइन थी, सीधी लाइन थी, पता है आपको? इसीलिए वो चार्ज सब जगह समान मात्रा में गया। और जब रास्ते बढ़ गए तो कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में आया? पूरा कंसेप्ट समझ में आया? अब सुनो, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, कैपेसिटी तीनों की मैंने C1, C2, C3 मान ली है ना? C = Q/V वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं हम बीते 2-3 दिनों से। अब यहाँ से आप Q = CV प्राप्त कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, Q = CV। अब इस फॉर्मूले को आप पहले कैपेसिटर के लिए लगाइए, पहले के लिए लगाओगे ना तो हो जाएगा Q1 = C1V। आज V को V1 मत लिखना, क्योंकि आज V तीनों के लिए कॉमन है, चार्ज तीनों के लिए अलग अलग है, इसलिए Q को Q1 लिखेंगे। कल जब हम लोग बना रहे थे तो हम लोग Q को Q1, 2, 1, 3 नहीं लिखे थे, Q को Q लिखे थे सबके लिए, याद है आपको? तो कल के कॉम्बिनेशन में चार्ज सबके लिए कॉमन था, इसलिए Q Q Q ही था, वो 1, 2, 3 नहीं हुआ था, और V1 to V3 हुआ था, V1, V2, V3। आज क्या है? V कॉमन है, V कॉमन, इसलिए V को आप 1, 2, 3 नहीं करेंगे, Q कॉमन नहीं है इसलिए आप Q को Q1, 2, 3 करेंगे। तो दूसरे कैपेसिटर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C2V। तीसरे के लिए लिखेंगे तो Q3, है ना? टोटल चार्ज जो आपने दिया है उसको, टोटल चार्ज कितना दिया है? Q। देखो Q दिया था, वही जा करके बटा था, Q1, Q2, Q3 करके बटा था कि नहीं बटा था? बताओ फिर। तो Q बटेगा ना, तीनों को जोड़ोगे वापस आप, जब वापस आप उन तीनों को जोड़ दोगे तो वापस Q मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान रखो सबका। Q1 का मान है C1V, ये C2V और C3V। डाउट है क्या? और ये Q निकल गया है ना। अब सुनो, अब आप एक काम करो, क्या बात है, चलो कॉमन निकाल लो। C1, ठीक है, C1, C2, C3 हो गया, ये Q। अब आप एक लाइन लिखो यहाँ पे, जिस ये बात अपन ने कल भी किया था, और वो ये था कि अब आप तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल ऑर्डर में तो जोड़ दियो, है ना? इन तीनों का पूरा मिला करके जो नया इफेक्ट बनता होगा, यानी तीनों मिला करके जो इफेक्ट बनाते होंगे, जो रिजल्टेंट कैपेसिटी होगी, यानी आप एक ऐसे कैपेसिटर की कल्पना करो जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों को
पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट कैपेसिटी बन सकती होगी उसके जितनी होगी इसकी कैपेसिटी। एक ऐसे कैपेसिटर की कल्पना करो आप। कल भी अपन ने कल्पना की थी। अब चार्ज आपने क्यों दिया है, क्योंकि तीनों को मिला के टोटल चार्ज तो क्यों है ना, बटा अलग अलग है लेकिन तीनों का टोटल चार्ज कितना है। तो आपने समझ जाओ उस कैपेसिटर को आपने क्यों चार्ज दिया है, उसकी कैपेसिटी सी है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ये कैपेसिटी सी क्या होगी पता है, क्योंकि ये मैं आपको बताया ना, ये अपन कैसे कैपेसिटर की कल्पना कर रहे हैं, जो इन तीनों को, हाँ तीनों को पैरेलल ऑर्डर में मिलाने के बाद समझ जाओ, इन तीनों को पैरेलल ऑर्डर में मिलाने से जो इफेक्ट, जो कैपेसिटेंस बनता होगा उतने ही कैपेसिटेंस का, मतलब ये जो कैपेसिटेंस क्या है पता है, ये कैपेसिटेंस ये तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब इसके लिए फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा, Q = CV। जैसे आप तीनों के लिए बनाए थे वैसे ही रिजल्टेंट के लिए बना दिए। क्या दिक्कत है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप Q = CV यहाँ रख दो, क्या मिलेगा बताओ। इसको अपन कहते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। CV = C1 + C2 + C3। V कटेगा, C = C1 + C2 + C3। समझ में आया। तो आप देख लो पैरेलल ऑर्डर में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का सम होता है, इसमें रेसिप्रोकल नहीं होता है। कल हमने देखा था सीरीज ऑर्डर में जब कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है। C1 सभी कैपेसिटर्स के सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ। जब हम सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम। सुनना है, बोलो तो बड़ा। जब कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं सीरीज ऑर्डर में तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, हाँ सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है। हाँ ये सही बोलिए, हो जाता है मिस्टेक, सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के का सम होता है। ठीक है, ओके। सो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अब सुनो ना मेरी बात, कि अगर हम पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो 2 माइक्रोफैरड, इसका है 3 माइक्रोफैरड और इसका क्या है, और ये पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, तो बताओ मेरे को रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। 2 माइक्रो रिजल्ट पैरेलल में है, पैरेलल में जो है रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा सीधा जोड़ना पड़ता है। हाँ वेरी गुड, हाँ 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 और प्लस 6 माइक्रोफैरड, समझ में आया क्या। तो 3 2 5 6 11 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या है सर, कि जब आप पैरेलल ऑर्डर में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपको बढ़ के मिलता है। कैसे होके मिलता है, बल्कि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस में जो सबसे ज्यादा है उससे भी बढ़ के मिलता है। नहीं समझ में आया क्या, उससे भी बढ़ के मिलता है। तो ये हो गया, तो समझ में आया। और पैरेलल ऑर्डर में क्या था, पैरेलल ऑर्डर में सॉरी सीरीज ऑर्डर में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो तीनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस में जो सबसे कम रहता है उससे भी कम मिलता है। देखो हाँ, इसमें ना मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज ऑर्डर में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो सबसे कम जो रहता है उससे भी कम रहता है, या फिर उतना ही रहता है। तो उतना ही रहता है वो तब हो सकता है जब आपका ना कुछ कैपेसिटेंस जो है वो इन्फिनिट हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए यही 2 3 6 अगर मैं इसमें ले लूँ, समझ रहा है, 2
3 6 इसमें ले लूँ तो क्या होगा जब हम यहाँ वैल्यू रखे थे, आपको पता है कल 1/c 1/, याद करो कल हम लोग, तो आंसर आएगा तो 1 आया था, याद करो आप। तो तीनों में से जो सबसे कम है उससे भी कम, या फिर उतना ही, तो उतना ही कब होगा पता है, जब आप ना कुछ को अनंत रखोगे तब। जैसे C2 C3 की वैल्यू अनंत हो गई मान लो, कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटी क्या बोलते हैं, अनंत कब होती है पता है, यदि दोनों प्लेटों के बीच में आप मेटल भर दो। क्या भर दो? मेटल। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अनंत होती है। ये मैं आपको एक जो बुक्स में दिए रहते हैं ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, जानकारी प्लस करके दिया रहता है ना, उस कॉलम में दिया है, याद करो आप वो चीज़, एकदम ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको मस्त मस्त वाली बात बता रहा हूँ जो आपके नॉलेज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर सकती है। देखो, याद करो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़े थे तो उसकी कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो के ए एप्सिलॉन 0/d ऐसे कुछ किए थे, याद करो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े थे ना, उसकी धारिता के लिए सूत्र, आज ही तो होमवर्क था क्या आपका, आपने इतने डिराइव किया था, याद करो। यही था कि कुछ और था? यही था, एग्जैक्ट यही है, पक्का है। अब व्हाट इज के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम जो दोनों प्लेटों के बीच में है ना। याद रखना कि अगर आप मेटल भरते हो दोनों प्लेटों के बीच में, क्या भरते हो, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट होता है। कितना होता है? तो अगर के की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो मान लो अगर मैं दो कैपेसिटर के बीच में मेटल डाल दूं तो अनंत हो जाएगा, तो ये 1/अनंत शून्य 1/अनंत शून्य, तो बचेगा केवल एक, समझे, एक जन बचेगा और जो बचेगा वही आपका पलटोगे तो आंसर मिलेगा आपको। ये कंसेप्ट है। ये सब आपको कब कब जानकारी मिलती है इसकी, जब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो ऐसे डिब्बों में बने रहते हैं उनको आप पढ़ा करो, ठीक है। ये देखो, ये सब जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रहे थे ना, उसमें सब कॉलम बना हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या क्या होते हैं करके।